नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन ली गई है वो किसी न किसी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं से में पूछी गई है। इसमें कुछ पोर्शन बायोलॉजी का, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का और कुछ पोर्शन फिजिक्स से ली गई है और इसी तीनों सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस को ऐड की गई है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो फिजिक्स से ली गई है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्न में जूल किसकी इकाई है। इसमें जूल के बारे में पूछा गया है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा का। हाँ, ये पहला ऑप्शन ही होगी। जूल जो होती है वो ऊर्जा की एसआई या फिर इकाई होती है। बल की इकाई की दोस्तों बात करें तो इसका न्यूटन होता है। दाब का इकाई का बात करें तो इसका पास्कल होता है। और तापमान की इकाई का बात करें या फिर एसआई मात्रा की बात करें तो दोस्तों इसका केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अंतरा अणु अर्थात इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रबलता मतलब अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम यहाँ पे अंतरा अणुक बल या फिर अंतराण्विक बल की बात करें तो ये जो होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ठोस देख लेते हैं। ठोस कौन सी होगी? दूध, जो कि ठोस नहीं है। द्रव है जल भी ठोस नहीं है, जो कि द्रव है अर्थात लिक्विड है। कार्बन भी नहीं है। और दाल, यहाँ पे दाल जो होती है ठोस अर्थात सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, जो कि इसमें अंतराणविक बल प्रबलतम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पास्कल किसकी इकाई है? अभी जस्ट देखे थे, ये पास्कल किसकी इकाई है? ऊर्जा का। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है। दाब का ही एसआई मात्रक दोस्तों पास्कल होती है। और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहाँ पे वर्ष देखने के बाद मन में आती है कि ये किसी प्रकार से समय से रिलेटेड होगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये प्रकाश वर्ष जो होती है ये दूरी की ही इकाई होती है। यदि हम एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होती है दोस्तों। या मीटर है तो फिर हम किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, तो ये होती है। या फिर इधर इसको हम किलोमीटर में बदल लेंगे तो 9 × 46 10 के पावर 12 किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है दोस्तों। ठीक, अगला इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का गुण पाया जाता है अर्थात जड़त्व का गुण किसमें होता है? पहले दोस्तों यदि हम जड़त्व को देख लेते हैं तो उसके बाद आसानी से इसका ऑप्शन से हम टिक लगा लेंगे। जड़त्व जो होती है ना दोस्तों, ये सभी प्रकार की वस्तुओं में विद्यमान होती है। सभी प्रकार की वस्तुएं कहने का मतलब दोस्तों, या तो कोई वस्तु विराम की अवस्था में होगी या फिर कोई वस्तु गति की अवस्था में होगी। वस्तु जब भी होगी यही दो अवस्था में हो सकती है। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है तो उससे विराम जड़त्व काम करती है दोस्तों। यदि फिर कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो उस पर गति जड़त्व काम करती है। कहने का मतलब ये जड़त्व जो होती है सभी प्रकार की वस्तुओं में होती है। या तो जो वस्तु विराम में होती है उस पर विराम जड़त्व काम करेगी, और जो वस्तु गति की अवस्था में होगी उस पर गति जड़त्व काम करती रहती है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में जड़त्व का गुण होता है किसमें होता है? किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है। अगला केवल गतिशील वस्तु में होता है। दोस्तों ये ऑप्शन जो है डी नंबर केवल गतिशील वस्तु में होती है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि विराम में जो वस्तु होती है उसमें भी जड़त्व का गुण पाई जाती है। किसी भी वस्तु में नहीं होती है, ये भी गलत है दोस्तों। सभी वस्तुओं में होती है, प्रत्येक वस्तु में होती है। सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन बी नंबर में है वही इसका आंसर होगी। फिर ए नंबर में कहा गया किसी वस्तु में होती है, नहीं, गलत। इसका आंसर हो जाएगी बी, प्रत्येक वस्तु में होता है जरूरत। अगला कहा गया दोस्तों किसी m द्रव्यमान अर्थात कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और जिसका वेग v दिया हुआ, तो इसका संवेग पूछ रहा है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जो होती है दोस्तों p बराबर वो mv होती है। संवेग अर्थात मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान m दिया हुआ है और वेग v होता है। p बराबर mv होता है दोस्तों। यदि हम संवेग की डिफिनेशन की बात करें तो संवेग जो होती है किसी वस्तु की द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं दोस्तों।
इसका आंसर P बराबर mv हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? जल में यदि कोई तैर रहा है, या कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान हो या कुछ भी हो, वो जो तैर रहा है उसमें न्यूटन की कौन सी गति काम कर रही है? प्रथम गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, या फिर ये सभी गति नियम? यदि हम यहाँ पे गति के नियम की बात करें तो न्यूटन जो प्रथम गति नियम होती है दोस्तों, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है, और दूसरा गति नियम से हमें बल की व्यंजक मिलती है, अर्थात F बराबर ma जो होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जब कोई वस्तु नदी में तैर रही होती है तो उसमें दोस्तों न्यूटन का तीसरा गति नियम काम करते रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C। ठीक, अगला अभी जस्ट देखे थे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है बल की परिभाषा आती है। बल की परिभाषा अर्थात बल का व्यंजक किससे मिलती है? न्यूटन का प्रथम गति नियम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है? इसमें पदार्थ के बारे में पूछा गया है कि इस ऑप्शन में जो A B C D यहाँ पे दर्शाया गया है, इसमें से कौन सा पदार्थ है? पहला ऑप्शन है उष्मा, दूसरा ताप, तीसरा भोजन, और ऑप्शन डी अर्थात चौथा सुंदरता। पदार्थ जो होती है दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होती है और ये कुछ ना कुछ जगह को छेकती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उष्मा अर्थात हीट, ये जो होती है जगह नहीं छेकती और ना ही इसमें कोई द्रव्यमान होती है। ताप, इसमें भी द्रव्यमान नहीं होती है। भोजन, इसमें द्रव्यमान होती है। यहाँ पे दोस्तों भोजन दोस्तों, इसमें द्रव्यमान होती है और ये जगह भी छेकती है। सुंदरता, इसमें द्रव्यमान नहीं होती है और ना ही कोई जगह छेकती है। तो इसमें ऑप्शन सबसे सटीक ऑप्शन C नंबर हो जाएगी दोस्तों, भोजन, जो कि एक प्रकार की पदार्थ है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया दोस्तों। पत्थर जो एक प्रकार की पदार्थ है क्योंकि ये जगह भी छेकता है, इसका कुछ आयतन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। दूध, ये भी पदार्थ होगी। जल, ये भी होगी। लेकिन ये जो दोस्तों बल है अर्थात फोर्स, ये पदार्थ नहीं है क्योंकि ये ना जगह छेकती है ना ही इसमें कुछ द्रव्यमान होती है। अगला है पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन नहीं है? कहने का मतलब पदार्थ जो होती है, पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 तरह से बांटा गया है, जिसमें पहला ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसमें दोस्तों पूछा गया है कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण का रूप नहीं है। अगला, पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या दोस्तों पूछी गई है। यदि हम अधिकतम की संख्या की बात करेंगे तो अधिकतम संख्या पदार्थ की 5 होती है, जिसमें पहला की बात करें तो पहला होती है ठोस, दूसरा की बात करें दूसरा द्रव, तीसरा की बात करें तो गैस, और चौथा की बात करें तो दोस्तों ये मतलब इसको कहते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और पांचवा की बात करें तो दोस्तों पांचवा होती है प्लाज्मा। ठीक, समझ गए दोस्तों। अधिकतम संख्या होती है 5। पहला ठोस, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं दोस्तों, दूसरा लिक्विड, तीसरा की बात करें तो गैस अर्थात ठोस, द्रव, गैस, और BEC अर्थात बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और पांचवा प्लाज्मा होती है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों? 5। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के मुख्य कितनी अवस्था पाई जाती है? अगर मुख्य की बात करें तो मुख्य सिर्फ और सिर्फ 3 होगी, जिसमें ठोस, द्रव और गैस होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह बल, यहाँ पे बल के बारे में पूछा गया है। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक दूसरे को बांध कर रखता है। कहने का मतलब कोई कण है, मान लेते हैं एक कण यहाँ और कोई एक कण यहाँ, ये दोनों के बीच जो बल लग रही होती है, इसके बीच कौन सा बल होती है, उस बल को बताना है। बंधन, अंतरा अनुक स्थान, अंतरा अनुक बल, नाभिकीय बल। दोस्तों इसके बीच जो बल लग रही होती है उसको कहते हैं अंतरा अनुक बल अर्थात इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसके बीच जो जगह रहती है उस जगह को कहते हैं अंतर अनुक स्थान अर्थात इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, अंतर अनुक बल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाई जाती है? तीनों अवस्था कहने का मतलब दोस्तों ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों अवस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जल। हाँ दोस्तों, जल ही पहला ऑप्शन जो है जल ही है, यही प्रकृति में तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस में भी, द्रव में भी, और दोस्तों गैस की अवस्था में भी पाई जाती है, इसलिए अगला ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगला है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है?
कहने का मतलब दोस्तों सौरमंडल में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक प्रकार की दोस्तों जो हमारी पदार्थ है, पदार्थ को जब हम बांटते हैं तो 5 भागों में बांटते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और पांचवा जो होती है वो प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा जो अवस्था होती है वो उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था में रहती है। कहने का मतलब यदि कोई ठोस है, मान लेते हैं कोई ठोस है, यदि हम ठोस को जब गर्म करते हैं तो द्रव बनती है, जब द्रव को और गर्म करते हैं तो फिर ये गैस का रूप लेने लगती है, और जब फिर हम गैस को गर्म करते हैं तो दोस्तों ये प्लाज्मा का अवस्था लेने लगती है, अर्थात प्लाज्मा का रूप में कन्वर्ट होने लगती है। यही जो प्लाज्मा की अवस्था होती है, हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी प्लाज्मा की अवस्था में ही रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च ताप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बारूद। बारूद क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण। तो इसका आंसर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है निम्न में से कौन शुद्ध तत्व है? यहाँ पे यदि हम शुद्ध तत्व की बात करें, सीमेंट जो कि तत्व नहीं है, बालू जो कि तत्व नहीं है, कांच जो कि तत्व नहीं है, सोडियम जिसका संकेत Na होता है, ये सोडियम एक प्रकार का तत्व है। अगला सूर्य तथा अन्य तारा, अभी डिस्कस कर रहे थे, देखे थे सूर्य तथा अन्य तारा का अवस्था क्या होती है? इसकी अवस्था होती है प्लाज्मा। अगला रंगीन लवक को कहा जाता है। दोस्तों ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रंगीन लवक को इंग्लिश में दोस्तों प्लास्टिड कहते हैं। यदि हम लवक को कहते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, क्रोमोप्लास्ट होती है। हिंदी में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को बर्नी लवक कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट को दोस्तों अवर्णी लवक कहते हैं। तो हमारा पेड़ पौधा जो हरा दिखता है दोस्तों, उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एंजाइम पाई जाती है, जिसके कारण वो हरा दिखता है। और हरा रंग के अलावा दोस्तों जितने भी प्रकार की रंग किसी न किसी वस्तु में दिखती है, उसके लिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, ये जो होती है क्लोरोप्लास्ट, ये उसके लिए उत्तरदायी होती है। और जिसमें किसी प्रकार की रंग नहीं होती है, उसके लिए उत्तरदायी ल्यूकोप्लास्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे कहा गया है रंगीन लवक अर्थात बर्नी लवक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। कैरोटीन जो है दोस्तों ये एक प्रकार की एंजाइम है जो कि गाजरों में पाई जाती है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन को कौन सा बनाता है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, लिपोप्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपोप्रोटीन। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार होता है वो किससे बना होता है पूछा गया है। पहला सेल्यूलोज, दूसरा वसा, तीसरा लिपोप्रोटीन और चौथा कार्बोहाइड्रेट। इसका भी आंसर दोस्तों हो जाएगा सेल्यूलोज। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम दोस्तों पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गिरी कहते हैं दोस्तों। अगला जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका में जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या है? अभी जस्ट देखे थे दोस्तों, पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। इसका भी आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान। प्रोटीन जो निर्माण होती है उसका सक्रिय स्थान कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम ही उत्तरदायी होता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान कहते हैं। लाइसोसोम जो होती है दोस्तों, हमारे कोशिका जितने भी होती है हमारे शरीर में, उसमें जितने प्रकार की बैक्टीरिया हो, सूक्ष्मजीव हो, जो शरीर के लिए हानिकारक हो, उसको शरीर से बाहर करने का काम लाइसोसोम की होती है। और गोल्गी काय जो होती है, गोल्गी काय ही लाइसोसोम की उत्पत्ति करती है, अर्थात इसकी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की त्वचा की सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है दोस्तों? हथेली पे, तलवे पे, सिर पे, आँख के पलक पे। यदि मोटी की बात करें दोस्तों, ये होती है तलवे पे। अगला है मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? अभी देखे थे सबसे मोटी तलवे पे होती है और सबसे पतली दोस्तों आँखों के पलक पे होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होती है? मोटापा जो होती है किसके कारण
अधिकता होती है, मतलब मोटापा जो होती है किसकी अधिकता के कारण होती है? पहला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा ऑप्शन बी वसा उत्तक, तीसरा ग्लूकोज, चौथा सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वसा उत्तक। अगला, तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? साइटोन, एक्सोन, न्यूरॉन, डेंड्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगला, धातु और अधातु प्रकार होती है, धातु और अधातु किसकी प्रकार होती है? तत्व की, यौगिक की, मिश्रण की, या फिर इनमें से कोई नहीं? धातु और धातु जो होती है दोस्तों ये तत्व की ही एक प्रकार होती है। अगला, निम्न में से कौन एक यौगिक है? यहाँ पे यौगिक पूछा गया दोस्तों। सबसे पहले यौगिक जो होती है ना, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो दोस्तों उससे यौगिक का निर्माण होती है। इसमें से यौगिक कौन है? इसमें से यौगिक हो जाएगा दोस्तों जल।